लाइट रेज जहां से आंख में जाती हैं, इमेज रेज, ये जो लाइट रेज होती है आंख में कैसे चली जाती है, कहां से चली जाती हैं, इसको बोलते हैं पुपिल। ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, लेकिन ये ठोस कोई कांच का नहीं बना होता, ये एक जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। कौन? ये एक जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ज्यादातर जो इसकी इमेज होती है वो ब्लो बन जाती, ब्लो द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारा भी कॉन्वेक्स लेंस ही आई में है तो ये भी कौन सी इमेज बना देगा रेटिना पे? इन्वर्टेड इमेज। तो मैं आपका शाहिद सर आज लेके आया हूं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये याद रख लेना, आपकी बात सुनी जा रही है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। जो आपकी डिमांड्स है, अच्छी वाली डिमांड्स, उनको पूरा किया जाएगा। समझ आ रही है बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना नेक्स्ट चैप्टर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है? ह्यूमन आई, ह्यूमन आई जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। समझ आ रही है बात? डिटेल में उसको पढ़ेंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन आई का जो होता है, आई लेंस का होता है, वो उसको पढ़ेंगे। डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन, जो आई के डिफेक्ट्स होते हैं उनका करेक्शन क्या है, उनको पढ़ेंगे अच्छे से। और ग्लास प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसके साथ रिलेटेड केसेस जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के साथ, उनको भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई ये है, सबने देखी होगी, आपकी भी है, ठीक है, थैंक गॉड। तो इसका स्ट्रक्चर देखना है। ये तो बाहर से हमको दिखता है, अंदर से कैसी है सर? अंदर से ऐसी दिख रही है, ठीक है। चलो देखते हैं पार्ट्स कौन कौन से। ये देखो, जो बाहर वाला है, जो बाहर वाला पार्ट है इसका ह्यूमन आई का, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है एक्चुअली। आउटर मोस्ट वो ट्रांसपेरेंट होता है, समझे, प्रोटेक्टिव कवर, और वो थोड़ा सा बल्ज्ड आउट होता है, बल्ज आउट। ये देख लो, बल्ज आउट है यहां पे। समझ आ रही है बात? इसको बोलते हैं कॉर्निया, इसको बोलते हैं कॉर्निया, कॉर्निया बोलते हैं इसको। आउटर मोस्ट जो हमको दिख रहा है, ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, और ये प्रोटेक्शन का काम देता है। और ये तीसरा काम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स ऑन दिस मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज लाइक कॉन्वेक्स शेप्ड। समझ आ रही है बात? यहां पे भी बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाती है, आई मीन बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो दूसरा पार्ट कौन सा है यहां पे? अब तो नहीं दिखेगा, अब तो आपको इसमें से समझ में नहीं आएगा, ये देखना पड़ेगा इंटरनल स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दूसरा ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं आइरिस, इसको बोलते हैं आइरिस। ये एक मस्क्यूलर डायफ्राम जैसा होता है, मस्क्यूलर डायफ्राम। यहां पे देख लो, ये जो कलर है इस आई का, ये जो कलर है इस आई का, यहां से जो भी जिसकी जैसी भी आंखें होती है, ब्लैक होती है किसी की, ब्राउन होती है किसी की, ग्रीनिश वैसी होती है, जो भी कलर है आई का, तो वो आइरिस की वजह से होता है, आइरिस की वजह से। यहां देख लो, ये जो आई कलर है, ये जो आई कलर है, ये आइरिस की वजह से है यहां पे। समझ आ रही है बात? ये आइरिस का काम क्या है, आइरिस का काम क्या है? ये तीसरा पार्ट देख लो, ये जो ओपनिंग है यहां पे, इसको पुपिल बोलते हैं। ये देख लो बीच में ये ब्लैक वाला पार्ट, ब्लैक डॉट जैसा, इसको बोलते हैं पुपिल। गेटवे टू दी लाइट रेज, लाइट रेज जहां से आंख में जाती हैं, इमेज रेज, आई मीन ये जो लाइट रेज होती है आंख में कैसे चली जाती है, कहां से चली जाती है, इसको बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं? पुपिल। समझ आ रही है बात? ये जो आइरिस है, मस्क्यूलर डायफ्राम है, ये जो मस्क्यूलर डायफ्राम है, ये इस पुपिल का साइज कंट्रोल करता है, ये इस पुपिल का साइज कंट्रोल करता है। समझ में आ रही है बात? तो इसका क्या मतलब, कभी ये 1 डायमीटर का हो सकता है, इसी टाइम 2 मिनट 3 मिनट बाद आप ये, अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी तब जाके ये छोटा या बड़ा हो जाएगा, लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से। अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इसका साइज कम हो जाएगा, अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। किसका? पुपिल का। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है क्या बात? तो चलो आगे, इसके बाद क्या आता है सर?
यहां पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, यहां पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, तो इसको बोलते हैं सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स यहां पे लिखा है, सीलरी मसल्स। ठीक है, सीलरी मसल्स का काम क्या है? इसके दरमियान पहले देख लो, ये है इसका लेंस, आई लेंस। ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, याद रखना, कॉन्वेक्स शेप। लेकिन ये ठोस, कोई कांच का नहीं बना होता, ये एक जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। कौन? ये लेंस, ये एक जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। तब जाके ये कभी कभार इसकी फोकल लेंथ एक होती है, बड़ी होती है, कभी कभार छोटी होती है, ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता तब देखने, दूर का देखने और फिर सामने का देखने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती। यही तो खासियत है हमारी आंख की कि ये फोकस कर पाता है कभी दूर कभी सामने। ठीक है, क्योंकि ये जो फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस है, हम इसको एकोमोडेट करते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। किसकी वजह से? ये सीलरी मसल्स की वजह से। सीलरी मसल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है बात? तो अगर बोला जाएगा कि ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन या एबिलिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ है, वो किस वजह से है? ये इस वजह से है, सीलरी मसल्स जो है यही कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है, कभी रिलैक्स होती है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? फिर आ जाता है ये लास्ट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना ये वो जगह है, ये वो पार्ट ऑफ द आई है जहां पे इमेज बन जाती है, जहां पे इमेज बन जाती है। समझ आ रही है बात? अगर लाइट रेज आ रही है, पहला यहां पे कॉन्वर्ज हो रही है, कहां पे? कॉर्निया पे रिफ्रैक्ट हो रही है। फिर अगला लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस हमारी आई का होता है, इनको कन्वर्ज करके रेटिना पे ला रहा है, रेटिना पे इमेज बना रहा है। समझ आ रही है बात? तो रेटिना स्क्रीन का काम कर देती है, रेटिना स्क्रीन का काम करती है, यहां पे ही इमेज बन जाती है, यहां पे ही इमेज बन जाती है। ये जो रेटिना है, ये जो रेटिना है, इट्स मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये बहुत ही डेलिकेट होता है, समझ आ रही है बात? डेलिकेट मेम्ब्रेन। ये रॉड सेल्स का बना होता है और कोन सेल्स का बना होता है। कौन? रेटिना में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, एक का नाम है रॉड सेल्स और दूसरे का कोन सेल्स। समझ आ रही है बात? रॉड सेल्स का काम क्या है सर? ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटेक्ट करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करती है। समझ आ रही है बात? तो कोन सेल्स का क्या मसला है सर? ये कलर डिटेक्शन में, ये कलर डिटेक्शन में हमें हेल्प करती है, ये कलर डिटेक्शन में हमें हेल्प करती है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो अगर किसी को, किसी बेचारे को कलर ब्लाइंडनेस है, आप समझिएगा उसकी कोन सेल्स जो है वो बहुत कम है या डैमेज्ड है, क्योंकि वही कलर डिटेक्शन में हमको हेल्प करती है। उसकी अगर कोन सेल्स कम है तो उसको कम कलर दिख रहे हैं। समझ आ रही है बात? और रॉड सेल्स का काम क्या है? इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लेना। तो आई होप आपको यह भी समझ आया होगा। और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ज्यादातर जो इसकी इमेज होती है वो ब्लो बन जाती है, ब्लो द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या मतलब है? इन्वर्टेड। मेरा ये मतलब है इन्वर्टेड इमेज ज्यादातर बना देता है, इन्वर्टेड इमेज ज्यादातर बना देता है। तो क्या मतलब है मेरा ये मतलब है, अगर हमारा भी कॉन्वेक्स लेंस ही आई में है तो ये भी कौन सी इमेज बना देगा? रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज। हां, ये बात सही है, रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बन जाती है, रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। Inverted image is formed on the retina. रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। तो सर हमको सारा कुछ इन्वर्टेड क्यों नहीं दिख रहा? इसके लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग होती है। कहां पे? इन द ब्रेन,
है ना, ब्रेन है ना आपके पास। ब्रेन वो सारी प्रोसेसेस करता है, फिर आपको वो सारी चीजें इरेक्ट दिखती हैं, इरेक्ट दिखती है। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। तो ये इमेज पहले डायरेक्टली इमेज नहीं जाती ब्रेन तक, ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। इस इमेज को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनना होगा। ये सिग्नल रेटिना पे बन रही है, फिर जा रही है ब्रेन तक। किसके थ्रू, किसके थ्रू, चैनल तो होनी चाहिए। चैनल ये है ऑप्टिक नर्व। चैनल कौन सी है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। नर्व का काम ही होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में चलाना। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स है, समझ आ रही है बात। बायोसाइंस में आपने पढ़ा होगा, नर्व्स का काम ही होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाना। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये जो इमेज बन गई थी, इन्वर्टेड इमेज बन गई थी, इसको ब्रेन तक ले जाने के लिए हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व है। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। अब बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चीजें जो लिक्विड होती है आई में, एक तो होता है एक्वस ह्यूमर, ये लिखा है यहां पे एक्वस ह्यूमर, और दूसरा विट्रियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर। ये जो एक्वियस ह्यूमर होता है, ये एक तो कॉर्निया और एक ये आइरिस, इसके दरमियान पाया जाता है। ये एक वाटर लाइक सब्सटेंस है, वाटर लाइक सब्सटेंस है ये जो एक्वियस ह्यूमर है। ये जो एक्वियस ह्यूमर है, ये जो एक्वियस ह्यूमर है, ये क्या करता है, प्रेशर मेंटेन, प्रेशर मेंटेन करता है, प्रेशर मेंटेन करता है आई बॉल, आई का। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, विट्रियस ह्यूमर। इसका भी काम है प्रेशर मेंटेन करना, प्रेशर मेंटेन करना। ये जो आई बॉल है, ये तो सिफेरिकल शेप में होती है ना, ये तो नियर अबाउट सिफेरिकल होती है, ये तो नियर अबाउट सिफेरिकल होती है। ड्राइंग खुद ही देख लेना यार। ठीक है, ये तो पूरा सेफियर जैसा दिखता है, जिसका नियर अबाउट डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर्स होता है अप्रॉक्सीमेटली। पूरा तो नहीं है सेफेरिकल, लेकिन जैसे सेफेरिकल है हम मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेट। समझ आ रही है बात। अगर ये सेफेरिकल है तो इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए अंदर से कोई प्रेशर तो होना चाहिए, या तो ये सॉलिड होना चाहिए, या तो इसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए अंदर से कोई लिक्विड होना चाहिए। अगर ये हाल हुआ तो इसमें जो लिक्विड्स है दो टाइप्स के हैं। एक्वियस ह्यूमर यहां पे होता है, एक्वियस ह्यूमर इस जगह में होता है, और विट्रियस ह्यूमर पीछे की ओर, यहां रेटिना और लेंस के दरमियान विट्रियस ह्यूमर होता है। समझ आ रही है बात। ये एक्वियस ह्यूमर वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस। ये भी वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, जिसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एबिलिटी टू बेंड द लाइट, एबिलिटी टू बेंड द लाइट। और इसका और एक काम है न्यूट्रिशन। ये जो इसकी सप्लाई, आइज की ब्लड सप्लाई होती है, जो इस तक न्यूट्रिशन पहुंचा देती है, वो पहले इस विट्रियस ह्यूमर में चली जाती है, फिर ये जाके उसको सप्लाई करती है बाकी सेल्स में। समझ आ रही है बात। हर किसी सेल को तो अपनी न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, वो विट्रियस ह्यूमर के जरिए पहुंच जाता है। समझ में आ रही है बात। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गए पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई। अगर आपको कंस्ट्रक्शन बोला जाता है कि आई बॉल या आई का, ह्यूमन आई का एक कंस्ट्रक्शन बता दो, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आप ये जरूर लिख लेना। बाहर वाला पार्ट कॉर्निया, फिर आइरिस, फिर पुपिल, क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना पीछे जहां पे इमेज बन जाती है। इनकी फंक्शन भी जैसे मैंने बोल दिया वैसे ही लिखना। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है आपको ये बात? और ये जो सिग्नल इसकी है, इमेज की जो सिग्नल है, वो किसके थ्रू जाती है? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। समझ आ रही है बात? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, वो होता है इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये जो आई बॉल है, इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको हम नाम देते हैं
सिक्लेरा, सिक्लेरा, समझ आ रही है बात? ये प्रोटेक्शन का काम देती है, समझ आ रही है बात? तो अभी तक मैंने दो पार्ट्स का बता दिया कि वो प्रोटेक्शन का काम देती है। एक तो कॉर्निया, एक तो कॉर्निया भी प्रोटेक्शन का काम करती है, दूसरा सिक्लेरा, ये अंदर से होता है, ये अंदर से होता है, ये बाहर से आपको नहीं दिखेगा। समझ आ रही है बात? तो ये हो गया ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। और आइरिस का काम क्या है? पुपिल का साइज कंट्रोल करना, पुपिल का साइज कंट्रोल करना। और यही आइरिस होता है जिसकी वजह से आई कलर होता है, किसी का जो भी कलर होता है आई का, वो इसी आइरिस की वजह से होता है। समझ आ रही है बात? आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसके बाद जो भी है पूरा लिखा हुआ है आपकी पीपीटी में, आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। ये जो सारा मैंने पढ़ाया वो यही है। ये जो पहला वाला पॉइंट ये था कि ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा, एक्चुअली ये होना चाहिए कैमरा इज लाइक ह्यूमन आई, क्योंकि ह्यूमन आई पहले बनी थी, कैमरा तो रिसेंटली बना है। समझ आ रही है बात? वैसे एक ही बात है, आपको याद रखने की जरूरत है। ये जो रेटिना होता है लाइट सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव है, ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। समझ आ रही है बात? यही जो मैंने अभी तक पढ़ाया वही यहां पे फिर से लिखा हुआ है, आप गौर से पढ़िएगा। समझ आ रही है बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से है तो इनको नोट कीजिएगा अच्छे से। समझ आ रही है बात? तो इसमें भी यही लिखा है, आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पुपिल, द पुपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये पुपिल ही है जो कितनी लाइट आई में जानी चाहिए कंट्रोल करता है। तो ये गेटवे हो गया, एक गेटवे हो गया, कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए। समझ आ रही है बात? तो ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बारी देख लेना। वन पॉइंट इज अगेन विच आई शुड टेल यू अगेन, तो सुन लो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ आ रही है बात? एक बारी ह्यूमन है हो गया। चलो पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ते हैं, इसी में ये पॉइंट आ जाएगा। समझ आ रही है बात? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है फिर से सुन लो। एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। जो ह्यूमन आई का लेंस होता है उसकी एबिलिटी, उसकी पावर, उसकी ताकत, सलाहियत कि अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर रहा है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है फोकल लेंथ को। फॉर एग्जांपल हमें दूर देखना है, हमें दूर देखना है तो फोकल लेंथ को बड़ा होना पड़ेगा, तब जाके सिलेरी मसल्स जो है वो रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगी और जो लेंस है वो थिन हो जाएगा, वो थिन हो जाएगा। ये रिलैक्स्ड स्टेट में है, ये सिलेरी मसल्स जो है ये रिलैक्स्ड स्टेट में है। कब? जब बहुत ज्यादा दूर वाली चीजें आंख को देखनी पड़ेंगी। समझ आ रही है बात? तब जाके ये रेटिना पे इमेज बना देगा, तब जाके ये रेटिना पे इमेज बना देगा। ये रिलैक्स होंगी, सिलेरी मसल्स रिलैक्स होंगी। और ये आई लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आई लेंस, ये होता है थिन, ये होता है थिन। समझ आ रही है बात? अगर दूर वाली चीज को देखना है तो आई लेंस को होना पड़ेगा थिन, यानी सिलेरी मसल्स को होना पड़ेगा रिलैक्स। तो इसकी एबिलिटी तो है, इसकी सलाहियत तो यही है। समझ आ रही है बात? अब जाके मैं दूर देख रहा था, अब मुझे दोस्त बुला रहा है, इधर देखो, इधर देखो। तो इधर देखने के लिए अब मुझे बहुत नजदीक की चीज देखनी पड़ेगी, जो मेरे सामने बैठा हुआ है, जो मेरे सामने बैठा हुआ है। अब क्या करना होगा? फोकल लेंथ डिक्रीज होनी चाहिए। ये जो सिलेरी मसल्स है, ये जो सिलेरी मसल्स है, ये जो सिलेरी मसल्स है, इनको होना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो फोकल लेंथ है ये डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला देखना है, सामने वाला देखना है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अब जबकि ये दूर देख रहा था, अब इसी टाइम एक सेकंड में इसको सामने वाली चीज देखनी है, तो फोकल लेंथ को चेंज, इसका ये जो सिलेरी मसल्स है इनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, और ये जो लेंस है इसको थिक होना पड़ेगा, थिक होना पड़ेगा। तो इसको एबिलिटी ही तो बोलेंगे, इसको सलाहियत तो बोलेंगे।
इसी को एकोमोडेशन बोलते हैं। यहां पे पावर ऑफ एकोमोडेशन इसी को बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन इसी चीज को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कांच का बना होता, हमारा लेंस जो है अगर ये कांच का बना होता, अगर ये कांच का बना होता, अगर ये कांच का बना होता, एक बार ही फिक्स होता तो मसला खत्म। फिर दोबारा एक चीज दिखती, एक जगह की चीज दिखती, फिर नहीं दिखती कोई भी चीज। समझ आ रही है बात? अब ये फ्लेक्सिबल है, रब ने हम पे रहम किया है, अब ये फ्लेक्सिबल है, इसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, कभी दूर, कभी सामने, कभी मीडियम, मॉडरेट, जो भी चीज देखनी है हम आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि हमारी फोकल लेंथ एडॉप्ट हो जाती है। समझ आ रही है बात? इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आई लेंस फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है। समझ आ रही है बात? इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स ही इसकी फोकल लेंथ को चेंज कर पाते हैं। ठीक है, चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, कर्वेचर की वजह से, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतनी कम फोकल लेंथ होगी। समझ आ रही है बात? When you are looking at objects closer to the eye, the ciliary muscles contract. वही बात, अगर हमने सामने वाली चीज को देखना है तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर आप कंटिन्यूअसली बुक पढ़ते हैं बहुत ज्यादा सामने रख के, तो आपको लगेगा कि आईज में स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, क्योंकि सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में है। और अगर आप दूर जाके दूर वाली चीजों को देखते हैं, कोई नजारा देख रहे हैं, पहाड़ों की तरफ देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, तारों की तरफ देख रहे हैं, तो आपकी आईज में कोई स्ट्रेन नहीं आता। समझ आ रही है बात? क्योंकि तब जाके सिलरी मसल्स रिलैक्स स्टेट में होती है। आपका लेंस उस टाइम थिन होता है। कब? जब आप दूर देखते हैं। जब आप नजदीक वाली चीजें देखती हैं तो लेंस बल्ज्ड आउट होता है, इसका मतलब थिक होता है, थिक होता है। समझ आ रही है बात? और फोकल लेंथ बहुत ही कम। तो ये वाली बात आ गई थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द, सबसे आगे वाली चीज, सबसे आगे वाली चीज, उसके आगे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम नहीं देख पाएंगे, ब्लर हो जाएगा। वो वाली डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो एक नॉर्मल आई की, एक एडल्ट नॉर्मल आई की 25 सेंटीमीटर्स होती है। अभी आप है, आप अगर 25 सेंटीमीटर्स पे कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, वो आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर आपने ये किया कि हम रखेंगे 15 सेंटीमीटर्स पे कोई ऑब्जेक्ट, तो आप ब्लर कर जाएंगे, आपको वो क्लियरली नहीं दिखेगा, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है बात? डिस्टिंक्ट आ नहीं रहा इसमें, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे अगर आपने 25 सेंटीमीटर से कम रखा। तो एक एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर्स। समझ आ रही है बात? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एमसीक्यू में भी ये पूछा जाता है। समझ आ रही है बात? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है? यही नियर पॉइंट जिसको हमने बोला, ये भी मैंने बता दिया 25 सेंटीमीटर्स होता है। और फार पॉइंट, सबसे ज्यादा दूर कहां तक हम देख सकते हैं? कहां तक देख सकते हो दूर? कहां तक? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, आसमान तक देख सकते हो, तारे देख सकते हो, चांद देख सकते हो, सूरज देख सकते हो। इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं एक नॉर्मल आई, एक नॉर्मल आई इन्फिनिटी तक देख सकती है। लेकिन ये जो सामने वाला पॉइंट है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अब देख लो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डॉक्टर बनना है? नहीं सर, अभी नहीं, अभी नहीं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। अगर आप किसी मिरर को देख रहे हैं, किसी चश्मे को देख रहे हैं, तो आपको कुछ समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा मिरर है। समझ आ रही है बात? या किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है आईज की, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये कौन सा लेंस यूज करता है। तो चलो देखते हैं, तो ये किस वजह से होता है, डिफेक्ट्स किस वजह से होते हैं आईज में?
एक तो हो सकता है सीलरी मसल्स कमजोर हो चुकी है, इन्होंने अपना पावर, अपनी एबिलिटी खो दी है, अब ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही या रिलैक्स अच्छे से नहीं हो पा रही है। समझ आ रही है बात? ये किसी में भी हो सकता है। तो यहां पे बहुत सारी टाइप्स दी गई हैं, यहां पे मैंने चार लिखी है, चार लिखी है। पहली कौन सी है? मायोपिया, मायोपिया, ठीक है, नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया दूसरी, फार साइटेडनेस। तीसरा क्या लिखा है? प्रेस बायोपिया। क्या लिखा है? प्रेस बायोपिया। और चौथा कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। समझ आ रही है बात? चलो देखते हैं मायोपिया क्या होता है और इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये मायोपिया जो है इसको दूसरा नाम दिया गया है नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। इसको अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, इसके बाद आप थोड़ा सा अच्छा फील कर पाओगे कि कौन सा बंदा कौन सा लेंस यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। ठीक है, चलो देखते हैं। ये नियर पॉइंट है, ये नियर पॉइंट है, यहां पे देख लो, ये नियर पॉइंट है। ये नियर पॉइंट मायोपिक आई आसानी से यहां पे इमेज बन रही है रेटिना पे। जो सामने वाली चीज है, जो सामने वाली चीज है, ये आसानी से देख पा रहा है, डिस्टिंक्ट करता है, डिस्टिंग्विश हो रहा है। समझ आ रही है बात? इसका क्या मतलब है? क्लियर इमेज बन रही है। ये जो सामने वाली जो भी चीजें हैं बंदा आसानी से देख पा रहा है। लेकिन मसला क्या है इसके साथ? जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, तब जाके इसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही, पहले ही कॉन्वर्ज हो रही है, पहले ही कॉन्वर्ज हो रही है, रेटिना पे इमेज नहीं बन रही, रेटिना पे इमेज नहीं बन रही, तब जाके इसको दूर वाली चीज नहीं दिख रही। तो क्या समझ में आ गया? नियर साइटेडनेस में नियर वाले ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं, नियर साइटेडनेस में नियर वाले ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं मायोपिया। दूर वाली चीजें नहीं दिख रही, दूर वाली चीजें नहीं दिख रही, बट कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। दूर वाली चीजों को ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सी चीज है दूर। अगर एक दूर किसी चीज को देख रहा है तो इसको पता नहीं लग रहा है कि कौन सी चीज है, वहां पे डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा। समझ आ रही है बात? तो क्या बोलता है ये वाला पॉइंट? ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज ए फार पॉइंट नियर देन द इंफिनिटी। तो एक नॉर्मल आई, हम नॉर्मल है, हम देख पाते हैं इंफिनिटी तक, सूरज चांद तारे वगैरह वगैरह, ठीक है, तो हम देख पाते हैं इंफिनिटी तक, हमारा फार पॉइंट इंफिनिटी है। लेकिन ये जो मायोपिक आई है ये इस डिस्टेंस तक देख सकता है, किसी मखसूस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक देख सकता है, इंफिनिटी तक नहीं देख सकता। वही बात ये बोल रहा है, इसका जो फार पॉइंट है वो नियर देन इंफिनिटी है, वो इंफिनिटी से कम है। सही बात तो कह रहा है, क्योंकि ये इंफिनिटी नहीं देख सकता, इंफिनिटी से पहले ही इसकी विजन खत्म हो रही है, इसकी एबिलिटी खत्म हो रही है। वही बात ये कहना चाहता है, यहां पे ये इंफिनिटी पॉइंट है, इमेज नहीं बन रही, इमेज नहीं बन रही। इसका अब करेक्शन क्या है? कैसे ठीक कर सकते हैं? कैसे ठीक कर सकते हैं जिसको दूर वाली चीज नहीं दिख रही? अगर इसको दूर इंफिनिटी वाली चीज नहीं दिख रही, हमें चाहिए वो वाला ऑब्जेक्ट इसको सामने लाया जाए, तब जाके ये देख सके। अब किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई दूर वाली पहाड़ी नहीं दिख रही, अब तो हम पहाड़ी को सामने नहीं ला सकते ना, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, पहाड़ी की इमेज इसके सामने रख सकते हैं। अगर पहाड़ी की इमेज इसके सामने रख जाए तो इसकी आई उस इमेज को ऑब्जेक्ट मान के रेटिना पे फोकस कर सकती है। समझ आ रही है बात? ये बात बड़े गौर से सुनना। हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस करेक्शन में। मायोपिया की जो डिफेक्ट है उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। करेक्शन के लिए कौन सा लेंस करते हैं? करेक्शन ऑफ मायोपिया, कॉनकेव लेंस। समझ आ रही है बात? कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं करेक्शन के लिए। होता क्या है कॉनकेव लेंस से? हमने पढ़ा था लाइट में, लाइट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये जो कॉनकेव लेंस है,
कॉनकेव लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। इस पे जो लाइट रेज आ रही है वो फिर रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन डाइवर्जिंग। ये देख लो, आ रही है लाइट रे, यहां से जा रही है, यहां से यहां जा रही है। फिर इसका फोकस जब हमने देखा था, फोकल पॉइंट वो वर्चुअल इमेज बना रहा था, फोकस नहीं, इसकी जो इमेज थी वो वर्चुअल बन रही थी, क्योंकि रियल रेज कहीं पे भी नजर नहीं आ रही थी, वो जाके मिल जाएंगी। वर्चुअली इनको दिख रहा था, वर्चुअली हमने देखा था कि ये रेज मिल रही है और इमेज बना रही है। ये इन्फिनिटी से ये जो रेज है, लाइट रेज है, आ रही थी और इन्होंने इमेज सामने बना दी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं, जब हमने ये कॉनकेव लेंस यूज किया, ये जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही थी, इन्होंने इमेज बना दी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जो इन्फिनिटी से बहुत ही ज्यादा नजदीक था। समझ आ रही है बात? तो राडार में आ गया ना, जो मायोपिक आई है उसके सामने आप ऑब्जेक्ट आ गया, किसकी वजह से? कॉनकेव लेंस की वजह से। और फिर कॉन्वेक्स लेंस हमारी आई का जो है वो इस वाली इमेज को ऑब्जेक्ट मान के चलेगा। ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इस इमेज को ऑब्जेक्ट मान के चलेगा और इसकी इमेज रेटिना पे बना देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो इमेज है ये किसने बनाई थी? कॉनकेव लेंस की इमेज थी। ये कॉनकेव लेंस की इमेज थी, ये वाला पॉइंट। ऑब्जेक्ट कहां पे था? ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे था। ये कॉनकेव लेंस ने इमेज बना दी और ये इमेज ऑब्जेक्ट बन गया किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये बात याद रखना, अच्छे से समझना, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? चलो दूसरा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया पानी पीते रहो। समझ आ रही है बात? हाइपरमेट्रोपिया दूसरा नाम क्या दिया गया है? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस क्या होता है इसमें? चलो देखते हैं। ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जो दूर वाली चीजें हैं आसानी से देख सकता है, लेकिन नजदीक वाली चीजों को नहीं अच्छे से देख सकता, डिस्टिंक्टली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। समझ आ रही है बात? जब एजिंग होती है, कोई बुजुर्ग हो जाता है, 50 से ज्यादा उसकी एज हो जाती है, ज्यादातर मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो वो अखबार या न्यूज़पेपर जो है वो थोड़ी सी दूरी पे रखते हैं। समझ आ रही है बात? तो क्या मसला होता है? हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। जो सामने वाली चीजें हैं अच्छे से नहीं देख पाते। तो देखते हैं, चलो ये जो, इसको मान लो ये बहुत फार पॉइंट है, इसको मान लो ये फार पॉइंट है, फार पॉइंट है। ये वाली इमेज आपको टेक्स्ट में भी मिल जाएंगी। समझ आ रही है बात? इसीलिए मैंने इन्हीं को डिस्कस किया, क्योंकि जब आप टेक्स्ट को देखेंगे तो आपको आइडिया फिर से मिल जाएगा। पढ़ना बहुत जरूरी है, खुद पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ आ रही है बात? तो ये फार पॉइंट जो है, इसकी इमेजें आसानी से यहां पे रेटिना पे बना रहा है। जो दूर वाली चीज है आसानी से देख पा रहा है, डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। लेकिन क्या हो गया, जो ही ये नियर पॉइंट जो सामने लाया गया, ये वाली चीज सामने लाई गई, तो क्या हो गया, ये जो इमेज है ये फोकस नहीं हो पा रही है। कहां पे? रेटिना पे। लाइट सेंसिटिव मटेरियल जो था, लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई था रेटिना, पर्दा जिसको हम बोलते हैं, तो इस पे इमेज नहीं बन रही है। इसके पीछे जाके ये कहीं पे लग रहा है कि इमेज बन जाएगी, तो डिफेक्ट हो गया। अगर यहां पे इमेज नहीं बन रही है तो डिफेक्ट है, मसला है। अब इस मसले को कैसे क्लियर किया जाए, करेक्ट किया जाए? तो इसकी पावर कम है, इसकी पावर, ये पूरा कॉन्वर्ज नहीं कर पा रहा, अच्छे से कॉन्वर्ज नहीं कर पा रहा इन लाइट रेज को जो ऑब्जेक्ट से आ रही थी। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? इट्स कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है
कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये क्या होता है? कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस। हमने और एक ये तो अपना आई का जो लेंस है वो भी कॉन्वेक्स होता है, वो भी कन्वर्ज करता है, लेकिन पूरी तरह से कन्वर्ज नहीं कर पाया, इसलिए हमने और एक कन्वर्जिंग लेंस लाया जो और ज्यादा कन्वर्जिंग में मदद करेगा, और ज्यादा कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रेज हो जाएगी। तो इसने थोड़ी सी कन्वर्ज करके दी लाइट को, फिर ये जो अपना लेंस है और ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है और हमारी इमेज बन रही है रेटिना पे। तो हमने क्या पढ़ा? हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस हम यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? समझ आ रही है ये बात? और एक पॉइंट है जहां पे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे फिर इस पॉइंट को स्किप ही कर देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। क्या? द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है एडल्ट के लिए, नॉर्मल आई के लिए, लेकिन ये जो बंदा है ये सामने वाली चीज को देख ही नहीं पा रहा है। 25 सेंटीमीटर पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो वो आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए ये नियर पॉइंट दूरी पे आ जाता है, greater than 25 centimeters. The near point for the person is farther away from the normal near. Farther away from the normal near, यानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, 40 होगा, 30 होगा, 50 होगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो हमने पढ़ा मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है करेक्ट करने के लिए? कॉनकेव लेंस, और यहां पे कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा प्रेसबायोपिया, तीसरा है प्रेसबायोपिया। ये किस वजह से होता है? एजिंग की वजह से, ओल्ड एज की वजह से। जनरली ये होता है आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज। तो क्या हो जाता है, जो सीलरी मसल्स होते हैं वो अपनी एबिलिटी को खो देते हैं, धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। जैसे पूरी बॉडी में मसल्स कमजोर हो जाते हैं आफ्टर 50, आफ्टर 45, तो इसी तरह सीलरी मसल्स की भी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो नियर पॉइंट है इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, और जो फार वाली पॉइंट है इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। दूर वाली चीज को भी आसानी से नहीं देख पा रहा, आगे वाली चीज को भी आसानी से नहीं देख पा रहा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये किस वजह से होती है? एजिंग की वजह से, एजिंग की वजह से। समझ आ रही है बात? इसको क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। वही सीलरी मसल्स जब कमजोर हो जाती हैं तब जाके ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए करेक्शन कैसे हो जाती है? इसकी करेक्शन हम कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। बाइफोकल बाइफोकल लेंस हम प्रेसबायोपिया के लिए यूज करते हैं। आपने कहीं पे तो देखा होगा ऐसा वाला लेंस, तो कहीं पे आपने देखा होगा। ये वाला पार्ट, इसमें दो लेंसेज होते हैं, दो लेंसेज होते हैं। यहां पे कौन सा होगा? कॉनकेव। सॉरी, एक सेकेंड। तो बाइफोकल लेंस जो होता है इसका ये वाला पार्ट होता है कॉन्वेक्स, यानी सामने वाली चीज को देखने के लिए यहां से देखेगा, और दूर कॉनकेव लेंस, दूर वाली चीज को देखने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करेगा। ऐसे देखते हैं फिर ऊपर वाली साइड से, तो नीचे अगर सामने वाला काम करना होगा तो नीचे से देखेंगे ऐसे। तो बाइफोकल लेंस हम यूज करते हैं। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, किसी बुजुर्ग हमारे को ये वाला लेंस लगाना पड़ता है, बाइफोकल लेंस। समझ आ रही है बात? तीसरा, ये जो फोर्थ था हमारा, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट ये भी एजिंग की वजह से ही होता है। ज्यादा जिसकी एज होगी, बुजुर्ग जो हमारे होते हैं, उनको कैटरैक्ट हो जाता है। समझ आ रही है बात? कश्मीरी में बोलते हैं जाल छुस, जाल। तो वो क्या होता है? प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन सब्सटेंसेस। ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है, प्रोटीन होता है, वो व्हाइट वाला, व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है जो आगे जाके आइरिस पे, पुपिल पे आ जाता है, फैल जाता है। ठीक है?
तो उस वजह से ये जो एंट्री ऑफ लाइट रेज हो जाती है बंद हो जाती है, फिर ब्लर आ जाता है, अच्छे से नहीं दिखता। समझ आ रही है बात? इसको ठीक करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है, सर्जरी। इसको बाहर निकालो, मसला खत्म, आंख ठीक हो जाती है, आईज ठीक हो जाती है। समझ आ रही है बात? तो कैटरैक्ट सर्जरी की वजह से ठीक हो जाता है। कैटरैक्ट क्या होता है? एक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस आइरिस पे आ जाता है, इस सामने वाले पर्दे पे आ जाता है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? इसको कैसे मैं समझा दूं, आपने ये देखा ही होगा। ये कैटरैक्ट की सर्जरी आम से ज्यादातर बुजुर्गों में पाया जाता है। ठीक है, फिर सर्जरी करते हैं, फिर सारा कुछ ठीक, सब कुछ ठीक। अब नया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन आपको पता ही होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए दोनों मीडिया का। समझ आ रही है बात? प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है गिलास का बना हुआ एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा, या तो किसी के घर में भी हो सकता है, या स्कूल में भी होता है। स्कूल में भी होता है, स्कूल में होता है। ये इसके 3 साइड्स होते हैं, रेक्टेंगुलर 2 साइड्स होते हैं। चलो देखते हैं, ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। 3 साइड्स होते हैं इसके, रेक्टेंगुलर, और एक ट्रायंगुलर बेस होती है। ट्रायंगुलर बेस होती है, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। समझ आ रही है बात? द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल सरफेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये वाला एंगल जो है, इसको एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं। एंगल ए एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाता है। एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाता है। समझ आ रही है बात? चलो अब देख लो, क्या होता है यहां पे। क्या होता है सर, क्या होता है? ये मान के चल लो, यहां से एक लाइट रे आ रही है, यहां से एक लाइट रे आ रही है। समझ आ रही है बात? ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आ रही है, एक लाइट रे। मैं मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात कर रहा हूं, गौर से सुनना। मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी एक ही वेवलेंथ की। इससे पहले आपको एक बात समझनी होगी, ये जो लाइट स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो सन से आता है, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज या बैंड्स या स्पेक्ट्रम्स होते हैं, जिसमें विजिबल भी होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, वो भी एक स्पेक्ट्रम इसमें है। इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज जो होती है, इससे ज्यादा एनर्जी जो होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है, एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है, इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स होती है, इंफ्रारेड होती है। समझ आ रही है बात? क्या आपको यह बात समझ आ रही है? बहुत सारी रेडिएशन सन से आती है, लेकिन ये जो व्हाइट लाइट हमें दिखती है, ये स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये 7 कलर्स का बना होता है, सबको यह बात पता ही होगी, ये 7 कलर्स का बना होता है। कौन से 7 कलर सर? ये जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये 7 कलर्स का बना है। कौन कौन से? वेबगोयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होती है। म्यू हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, म्यू से हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ आ रही है बात? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वायलेट की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेड की। और एक बात, लैम्डा वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होती है वायलेट की,
सबसे ज्यादा होती है रेड की। समझ आ रही है बात? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? समझ आ रही है ना बात? ये याद रख लेना आप, ये वाला सबको याद ही होता है, फिर भी अगर किसी को नहीं पता था तो वो याद रख ले, ठीक है। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं बस व्हाइट लाइट की। लेकिन ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म का केस है, यहां पे हम एक फ्रीक्वेंसी, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इस 7 कलर में से एक कलर की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे वायलेट की बात करूंगा, वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी जो है उसकी बात करूंगा यहां पे, क्योंकि एक ही रे की मैं बात कर रहा हूं। समझ आ रही है बात? ये देख लो, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, 90 डिग्री बनाता है सरफेस के साथ। और हमें पता है ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ आ रही है बात? तो क्या होता है जब रियरर मीडियम से, ये ईयर है, ये ग्लास है, ये फिर से ईयर है, फ्रॉम रियरर, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम रियरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रहा है। एक्चुअल एक्सपेक्टेड पाथ कौन सी थी? ये एक्सपेक्टेड पाथ थी। अगर मीडियम चेंज ना होता तो यहां से जाती ये लाइट रे। समझ आ रही है बात? लेकिन गई यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्ट जो रे हो गई वही आगे जा रही है। ये फिर यहां से एक्सपेक्टेड पाथ यही थी अगर मीडियम चेंज ना होता, लेकिन मीडियम फिर से चेंज हो रहा है। यहां पे एक नॉर्मल बना लो, ये नॉर्मल, इसको मान लो एन, इसको मान लो फॉर एग्जांपल एम। एक नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल, नहीं एम नहीं, एन डैश, एन डैश, ये नॉर्मल। व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट, बाहर जाने वाली रे, बाहर जाने वाली लाइट रे। समझ आ रही है बात? ये कहां से दिख रहा है? जैसे ऐसे चली होगी, ये यहां से जा रही है ना, यहां से, तो लग रहा है ये यहां से आ रही है। एक्सपेक्टेड, अगर सीध में चली जाती, सीध में तो जाती नहीं, ये यहां पे और एक एंगल बना रहा है जिसको एंगल डी बोलते हैं, एंगल डी। ये एंगल डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डीविएशन। समझ आ रही है बात? हमने क्या पढ़ा? इंसिडेंट रे आ गई, रिफ्रैक्ट हो गई, फिर इमर्ज हो गई, तो कौन कौन से एंगल बना दिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर, एंगल ई, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये जो एंगल ऑफ डीविएशन यहां पे एक्सटेंडेड रेज को लेके बन जाती है, एंगल ऑफ डीविएशन, ये हमको एक्चुअली बताती है कि कितनी बेंड हो गई है इंसिडेंट रे। ये रे इंसिडेंट जो थी ये कितनी बेंड हो गई है, हमें दिख रहा है ये बहुत ज्यादा बेंड हो गई, एंगल ऑफ डीविएशन बहुत है, एंगल ऑफ डीविएशन यहां पे बहुत ज्यादा है। हमने वायलेट कलर की बात की थी, तो ये बहुत ज्यादा बेंड हो गई है, ये बहुत ज्यादा बेंड हो गई है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अब अगर आप ये इमेज में देखोगे जो आपकी टेक्स्ट में दी गई है, तो वो ऐसे बनी होगी विद नेमिंग। हर किसी लाइन को अपना अपना नाम दिया गया है और कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट था वो यही है। समझ आ रही है बात? इंसिडेंट रे है, फिर रिफ्रैक्टेड रे है, फिर इमर्जेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस बना रहा है। ठीक है, और ये यहां पे एंगल डी, एंगल ऑफ डीविएशन बता रहा है कितनी डीवेट हो गई है अपनी ये जो एक्चुअल इंसिडेंट रे है, ये कितनी डीवेट होके रिफ्रैक्ट फिर इमर्जेंट बन जा रही है, इमर्जेंट रे। समझ आ रही है बात? ये कितनी बेंड एक्चुअल में हो चुकी है, किससे पता चलता है? एंगल ऑफ डीविएशन से। तो ये जो एंगल ऑफ डीविएशन है हर किसी फ्रीक्वेंसी का अलग अलग होता है। हमने यहां पे बात की थी वायलेट कलर की। अगर मैं फॉर एग्जांपल, ये सबसे ज्यादा डीवेट हो गई, अगर मैं फॉर एग्जांपल रेड कलर की बात करता, यहां पे अगर मैं रेड कलर की बात करता, रेड फ्रीक्वेंसी की बात करता,
उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कम, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा है किस में से, वाइड बैंड में से, विजिबल बैंड में से, विजिबल स्पेक्ट्रम में से, तो वो सबसे कम डीविएट हो जाएगा। अब मैं यहां नहीं बनाऊंगा, ठीक है। जब हम किसकी बात करेंगे, रेड लाइट की, रेड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो वो ये जो यहां पे बन जाएगा डीविएट, एंगल ऑफ डीविएशन वो बहुत कम होगा, वो बहुत कम डीविएट हो जाएगी या बहुत कम बेंड हो जाएगी। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। और वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हो जाएगी। एक्चुअली ये रिफ्रैक्शन के जब रिफ्रैक्शन हो जाती है, जब भी कभी रिफ्रैक्शन हो जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। हमने पढ़ा था ना, अगर एक मीडियम में एक स्पीड ऑफ लाइट होती है तो अगर दूसरा मीडियम आ गया, रिफ्रैक्शन हो जाती है, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। अब ये पॉइंट मैंने क्यों बता दिया अभी पता चलेगा आपको, ये आप खुद पढ़ लेना। अब ये जो मैंने बता दिया आप उसको नेमिंग देना, यहां पे जैसे यहां पे नेमिंग है, बस नेमिंग है, और जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने पढ़ा दिया। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, इसका क्या मतलब है, मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। न्यूटन साहब ने कहा था ये पहली बारी, उसने बोला था कि ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स की बनी है। उसने कैसे बताया था, प्रिज्म को यूज करके। जब उसने प्रिज्म पे व्हाइट लाइट डाली थी तो एक व्हाइट पर्दा सामने सफेद पर्दा डाला था, उस पे बने थे 7 कलर्स, वेबगायर जिसको हम बोलते हैं। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। तो यहां पे ये इमेज आपको दिख रही होगी, इसमें आपको दिख रहा होगा कि व्हाइट लाइट आ रही है इंसिडेंट और बाहर जा रही है ये डिस्पर्स्ड लाइट, 7 कलर्स, 7 कलर्स। वेबगायर, सबसे ज्यादा कम बेंड रेड, सबसे ज्यादा बेंड वायलेट। ये ऐसे चलता है सब। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है ये बात। तो क्या बोल रहे हैं, 7 कलर्स का कॉन्स्टिट्यूटिंग न्यूटन ने बोला था 1665 में। तो ये एक्सपेरिमेंट इसने जब किया था कि जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म पे पड़ रही है तो 7 कलर्स का बैंड बना रही है, तो क्या इसका यही मतलब जरूरी है कि व्हाइट लाइट बस 7 कलर्स की ही बनी हुई है? इसके लिए इसने और एक त्वंग किया। त्वंग, त्वंग क्या क्या मतलब है, त्वंग का मतलब ये है, ये देख लो व्हाइट लाइट आ रही है, आप मान के चलो ये 7 कलर्स है, 7 कलर्स में ये डिस्पर्स हो गई, इसने एक और प्रिज्म लाके ऐसे खड़ा कर दिया उल्टा। समझ आ रही है बात, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसने क्या देखा, ये जो इसमें चली गई ये 7 कलर्स, यहां से फिर से व्हाइट लाइट निकल रही है। इसका ये मतलब हुआ ये जो 7 कलर्स मिल रहे हैं फिर से ये व्हाइट कलर दे रहे हैं, इसका मतलब व्हाइट लाइट जरूरी है कि ये इन्हीं 7 कलर्स की बनी होगी जो हमने पहले देखा। ये जो 7 कलर्स हैं इन्हीं की बनी है। उल्टा एक और प्रिज्म आगे रखो तो ये व्हाइट लाइट फिर से बाहर जा रही है। समझ आ रही है बात, ये भी न्यूटन ने ही कहा था। अब सोच लो कितनी सदियों पहले इसने कैसे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। समझ आ रही है बात। अब ये डिस्पर्शन कहां नेचर में कहां कहां पाई जाती है पहले देखते हैं। ये यहां पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वायलेट कलर बैंड्स मैक्सिमम, वायलेट कलर सबसे ज्यादा बैंड हो जाती है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हो जाती है। रेड कलर बैंड्स लीस्ट, रेड कलर बैंड्स लीस्ट, वो भी आपको पता ही है। अब ये जो नेचुरल प्रोसेस है जहां पे हमको डिस्पर्शन देखने को मिलता है वो है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रमजा बदरीन बोइन। कोई कुछ और भी बता सकता है, रमजा बदरीन बोइन इज क्वाइट कॉमन इन कश्मीर। ठीक है, पता नहीं जम्मू वाले क्या बोल रहे हैं, जम्मू वालों कमेंट करो, कमेंट में बोलो आप क्या कहते हो इसको। ठीक है, असल में क्या होता है जब भी रेन होती है, बारिश होती है,
बारिश के होने के बाद ही बहुत ही छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। और जो ही सन बाहर आ जाता है बादलों से, ये सन बाहर आ गया और लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज इन एयर ड्रॉपलेट्स में चली जाती है। ये एक्ट करती है एज प्रिज्म बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। असल में क्या हो जा रहा है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, यहां से लाइट आ गई, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, डिस्पर्शन भी होती है। तीनों प्रोसेसेस एक ये वाटर ड्रॉपलेट है इसमें हो जाती है। समझ आ रही है बात? इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है, डिस्पर्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है और डिस्पर्शन भी होती है। डिस्पर्शन की वजह से ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है व्हाइट लाइट। समझ आ रही है बात? ये पीछे से सन है और ये हमने यहां की ओर मुंह किया हुआ है और हम देख रहे हैं रेनबो बन रही है। अगर हम सीध सन की तरफ देखेंगे तो हमको ये रेनबो नहीं दिखेगा। समझ आ रही है बात? ये वाटर ड्रॉपलेट समझ आ रही है? इसमें तीनों प्रोसेसेस हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। तो इस वजह से हमको ये रेनबो दिख जाती है। ऐसा कुछ आपने बहुत बार देखा होगा आफ्टर रेनफॉल, आफ्टर बारिश। समझ आ रही है बात? तो ये बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा आसान टॉपिक थे, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जल्दी से समझ में आया होगा। तो ये जो रेनबो है इसकी वजह क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स आफ्टर रेनफॉल एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट बहुत जरूरी है इस टाइम, अगर बादल है तो रेनबो नहीं बन जाएगी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने में। आपको समझना ही पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहां कहां पे यूज हो जाती है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस वजह से? अर्थस एटमॉस्फेयर, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन हो जाती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पॉलिटिकल साइंस इज पॉलिटिकल साइंस, ऐसा ही कुछ है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो रिफ्रैक्शन हो गई जो एटमॉस्फेयर की वजह से हो रही है। असल में क्या होता है, फिजिकल कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा ईयर है, समझ आ रही? एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, आपने एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ा ही होगा। एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, मीजोस्फीयर कुछ ऐसा। समझ आ रही है बात? मुझे नहीं अभी याद कौन कौन से लेयर्स होते हैं, लेयर्स आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे। तो हर एक लेयर की डिफरेंट डेंसिटी होती है। नीचे वाली जो लेयर होगी वो बहुत ज्यादा डेंस होगी। जो कोल्ड सरफेसेस होती है वहां पे ये जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा डेंस होता है। अगर कहीं पे हॉटनेस या फॉर एग्जांपल फायर, कहीं पे आग जल रही है, वहां की जो एयर है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है और रेयरर बन जाता है, तो ऊपर चला जाता है। समझ आ रही है बात? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये स्टेशनरी भी नहीं है, घूमता रहता है। हवा तो चलती रहती है ना, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ये स्टेशनरी नहीं है, कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है। हमारी अर्थ भी स्टेशनरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन दी आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। समझ आ रही है? चलो कुछ पढ़ लेते हैं इसमें से। सम ऑफ द एयर लेयर्स आर कोल्ड। समझ आ रही है? अभी कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है। जो कोल्ड लेयर होती है वो बहुत डेंस होती है, एक्ट्स लाइक डेंसर मीडियम। ये जो कोल्ड वाली लेयर्स हैं वो डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेंगी, व्हेयरएज अदर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कंपैरेटिवली वार्म एंड एक्ट्स लाइक रेयर मीडियम। ये जो थोड़ी सी गर्म, दिल्ली की बात करेंगे फॉर एग्जांपल, अभी वहां पे 30 डिग्रीज का टेम्परेचर है, तो वहां पे थोड़ा सा वार्म है एज कंपेयर टू द कश्मीर वाला एटमॉस्फेयर, तो वहां की डेंसिटी इससे थोड़ी कम हो जाएगी, रेयर मीडियम एक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? एयर लेयर्स हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। एयर लेयर्स की ऑप्टिकल डेंसिटीज भी
चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। व्हेन द लाइट रेज पासिस थ्रू द एयर लेयर्स ऑफ द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। वही तो है, जब ऑप्टिकल डेंसिटीज ही चेंज हो रही है तब जाके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक ऑप्टिकल डेंस मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल डेंस मीडियम में जा रही है ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगी। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था, एयर से गिलास की तरफ जब लाइट रे आ जाती है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह एयर लेयर्स जो है, एयर के लेयर्स जो है वो डिफरेंट डेंस है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी इसकी मान लो, फॉर एग्जांपल D1, इसकी D2, मैं मान के चलता हूं D2 की डेंसिटी ज्यादा है D1 से। समझ आ रही है बात? तो यहां से लाइट रे आ गई, ये मीडियम है, इधर की ओर बेंड हो गई, रिफ्रैक्शन हो गई, तो ये और ज्यादा डेंस है तो और ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो इसी तरह एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है क्या बात? चलो, ये मान लो, ये एग्जांपल है, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप, द हॉटर एयर इज लाइटर, द हॉटर एयर इज लाइटर। इसका क्या मतलब है? रेयरर मीडियम बन जा रहा है। जो आग के साथ साथ आसपास जो भी एयर है वो रेयरर बन जाती है, वो रेयरर मीडियम एक्ट करती है देन द कूलर मीडियम, डेंसर मीडियम। जो इससे दूर वाली एटमॉस्फेयर या एयर है वो डेंसर मीडियम एक्ट करेगी। समझ आ रही है बात? अबाउट इट, तो वही बात हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है इसी के हिसाब से। समझ आ रही है बात? रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जा रहा है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रही है बात आपको? यही बात यहां पे लिखी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो एप्लीकेशंस कहां कहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें देखने को मिलता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहां कहां पे हमको देखने को मिलता है। पहला, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये यहां पे मैंने कुछ दिखाया है आपको, कुछ ब्राइट स्टार्स दिख रहे हैं, कुछ डिम स्टार्स दिख रहे हैं, कुछ ब्राइट दिख रहे हैं और कुछ डिम दिख रहे हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहला वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की वजह क्या है, रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वजह है। रीजन यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। Since stars are far off heavenly bodies and therefore are considered as single point source of light, single point source of light, क्योंकि ये जो स्टार्स है बहुत ज्यादा दूरी पे है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है अर्थ से, तो इनको हम यूज करते हैं क्या टर्म? सिंगल पॉइंट सोर्सेस। हम एक रे मानते हैं, वहां से एक रे आ रही है, उसी को डिफाइन कर लेते हैं। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि ये जो हमारे आसपास प्लैनेट्स है, आसपास हमसाया, नेबर, ये जो प्लैनेट्स है, प्लेटो, ये जुपिटर वगैरह, स्टर्न जो भी है, वो ट्विंकल नहीं करते। क्वेश्चन वहां पे आ जाता है, तब जाके आंसर यही बन जाता है कि वो एज कंपेयर टू स्टार हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है और वो बहुत ही ज्यादा लाइट हम तक पहुंचा देते हैं। समझ आ रही है बात? तभी जाके हमने यहां पे ये वाला पॉइंट यूज किया, सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट स्टार्स के लिए। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिख जाता है। हमें कभी दिखता है कि ये स्टार ब्राइट है, इसी एक सेकंड में क्या हो जाता है, ये गायब हो जाता है, हमें दिखता ही नहीं, बहुत ज्यादा डिम दिखता है अगर दिख भी जाए। तो मसला ये है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाती है। समझ आ रही है बात? enters earth's atmosphere, it undergoes refraction due to varying optical densities of layers of air. रिफ्रैक्शन हो जाती है डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से। When the atmosphere refracts more light towards us, the star appears to be bright. Star appears to be bright. क्या हो जाता है? ये यहां पे स्टार है, ये यहां पे स्टार है, ये मान के चलो रे ऑफ लाइट आ रही है वैक्यूम से ऊपर, जहां से एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, मीडियम ही नहीं है। आगे जाओ, ये मेरी अर्थ है, यहां पे बैठा है कोई, समझ आ रही है बात? तो क्या दिखेगा? ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ये डिफरेंट लेयर्स में मान के चलता हूं।
ये यहां पे रे ऑफ लाइट आ जाती है इंसिडेंट रे, तो बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ज्यादा डेंसर मीडियम है, और ज्यादा डेंसर मीडियम है, फिर से क्या हो जाएगी, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ज्यादा क्या हो जाएगी, बेंडिंग ऑफ टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बहुत मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रही है, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रही है। कहां पे, एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर में यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, उसको यहां से लाइट दिख रही है, यहां से आ रही है। अगर यहां से इसको दिख रहा है लाइट आ रही है, ये मान के चलेगा कि यहां पे स्टार है, लेकिन ये वर्चुअल सीरो पोजीशन है, वर्चुअल पोजीशन है, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार नहीं है। एक्चुअल पोजीशन यहां पे है, दिख कहां रहा है, यहां पे देख रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। इसको लग रहा है यहां से लाइट आ रही है, इसको लग रहा है यहां से लाइट आ रही है। समझ आ रही है बात। तो इसको धोखा मिला, सच में इसको धोखा मिला। यहां पे स्टार जो दिख रहा था वो वहां पे है नहीं। इसका मतलब जहां जो भी आज तक आपने स्टार्स देखे हैं, स्टार्स देखे हैं, आपने एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार्स नहीं देखी है। वो सारी सीडो पोजीशंस है, वर्चुअल है, इमेजिनरी है, आपको एक्चुअल पोजीशन का पता ही नहीं जब तक आप स्पेस में नहीं जाओगे अबोव द एटमॉस्फेयर। अगर आप अबोव द एटमॉस्फेयर चले गए, वहां से जो भी आप स्टार्स देखेंगे वो एक्चुअल पोजीशन पे आपको दिख जाएंगे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है क्या ये बात। तो कभी कभार क्या होता है, ये लाइट रे एग्जैक्टली इंटेंस लाइट रे हमारी आईज तक पहुंच जाती है, तो हमें दिखता है ब्राइट स्टार, हमें दिखता है ब्राइट स्टार। लेकिन इसी समय चूंकि हमारा एटमॉस्फेयर मोशन में है, ये स्टेशनरी है ही नहीं, घूमता रहता है, ऐसी चेंज आ गई कि रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई और हमारी आईज तक कम इंटेंस लाइट पहुंच गई, या ये थोड़ी सी डिवेट हो गई, हमारी आईज तक अब वो वाली इंटेंसिटी नहीं पहुंच रही है। तब जाके हमें लगता है कि अब ये डिम हो गया, ये वाला स्टार तो गायब हो गया। ये गायब नहीं हुआ, लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, बहुत ज्यादा बेंडिंग होगी। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से और कुछ। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, डिलेड सनसेट। इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा। ये हॉरिजन है, हॉराइजन, हॉराइजन मान के चलो ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसके हॉरिजॉन्टल में एक लाइन डाल दो। यहां पे आप खड़े हैं, यहां पे आप खड़े हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे अगर सन है तो आपकी नजरों से ओझल है, आप नहीं देख सकते क्योंकि आपकी आईज यहां की ओर देख सकती हैं, यहां की ओर तो नहीं देख सकती। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। अब क्या हो रहा है, अगर सन इस हॉराइजन से नीचे ही है, अभी तक सन इस हॉराइजन से नीचे ही है, ये अपनी लाइट रेज को भेज रहा है, हॉराइजन के साथ ही है, बहुत बहुत सामने है हॉराइजन के, ये अपनी लाइट रेज को भेज रहा है। आगे क्या है, एटमॉस्फेयर, आगे क्या है, अर्थस एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। ये बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से ये लाइट रेज कहां तक पहुंच जाती हैं, एक बंदे तक जो यहां पे बैठा हुआ था, देख रहा था इसकी ओर। इसको क्या लग रहा है कि लाइट रेज इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है लाइट रेज, जबकि लाइट रेज कहां से आ रही थी, बिलो द हॉरिजन, बिलो द हॉराइजन। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से इसको लग रहा है कि यहां से लाइट रेज आ चुकी है, अब सन रेज हो चुका है। लेकिन यह भी एक धोखा था, यह भी एक धोखा था, एक्चुअल में सन हॉराइजन से नीचे था। ठीक है, यह डिले कितना होता है, 2 मिनट का, 2 मिनट्स का। समझ आई वहां, समझ आ रही है बात, है जी, समझ आ रही है बात। तो 2 मिनट लग जाते हैं इस सन को ऊपर आने तक, फिर जाके उसको एक्चुअल पोजीशन सन की दिख रही है। हाँ, समझ आ रही है बात। इसी तरह ये जो सनसेट होता है, डिले होता है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हमको दिख रहा है सन, सर सन तो रेड हो रहा है, लेकिन ये जो सन दिख रहा है अभी के लिए सन दिख रहा है, ये एक्चुअल में सन नहीं है, ये सन की ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हम तक आ पहुंचती है, यही हम देख रहे हैं। समझ आ रही है बात। हॉरिजन से नीचे चला गया है सन, लेकिन ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है हम तक पहुंच जा रही है, हम तक
पहुंच जा रही है, हमें लगता है अभी सन ऊपर ही है, लेकिन वो हॉराइजन से नीचे चला गया है। समझ में आ रही है बात? यही वाला कॉन्सेप्ट वहां पे भी। तो 2 मिनट का डिले हो जाता है, 2 मिनट का डिले हो जाता है। हमें लगता है सन वहां पे है, एक्चुअल में सन वहां पे नहीं होता। समझ में आ रही है बात? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? चलो आगे, चलो आगे। कलर्स ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। हमें जब सनसेट या सनरेज होता है सुबह, तो हमें दिखता है पहले ये जो सन है रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्यों होता है रेड कलर का? स्कैटरिंग की वजह से। अब स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग क्या है? फैल जाना, फैल जाना। समझ आ रही है बात? फैल जाना। ये क्वेश्चन दिया गया है यहां पे है, ये रेड क्यों होता है? ये रेड क्यों हमें दिखता है बार बार? 2 मिनट के लिए वेट कर लो, ठीक है? हेलो, चलो 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 चलो। क्या बोला हमने? तो ये रेड कलर क्यों आ जाता है सन का, सनसेट पे और सनरेज पे? सुबह सुबह शाम को भी ऐसा दिखता है कि रेड कलर का सन है। तो मैंने बता दिया कि ये स्कैटरिंग की वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है। सर स्कैटरिंग क्या है? मान के चलो, मान के चलो ये बॉल है, ये बॉल है, ठीक है? ये हमने इसको पुश कर दिया और आगे की ओर फेंक दिया। समझ आ रही है बात? अब ये किसी चीज के साथ टकरा गई यहां पे, ऐसी मिसाल, ऐसी मिसाल, ऐसी मिसाल। तो कहां पे? 113।
तो ये जो रेड कलर है ये स्कैटरिंग की वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है। एक्चुअल में क्या होता है पहले ये देख लेना एक बारी आप। ये जो ब्लू कलर होता है ना सन का, ये हमारा एटमॉस्फेयर का, हमें दिन भर ये जो स्काई है ब्लू दिखता है, ये दिन भर ब्लू दिखता है। कहां चला गया? ये जो पूरा स्काई होता है पूरे दिन हमें ब्लू दिखता है, हमें ब्लू दिखता है। एक्चुअल में होता क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब है सर? ये भी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, ये भी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, लेकिन कब? जब इसके सामने, लाइट रे के सामने एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, एक रेजिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये किस चीज का बना है? मॉलिक्यूल्स का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और भी बहुत, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी मॉलिक्यूल्स है उनकी वजह से स्कैटरिंग होती है। ये जो ब्लू कलर है और वायलेट कलर है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इनकी ये जो लैम्डा है ये बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, उल्टा बोल गया मैं। लेकिन आप याद रखना इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वाइट ये जो स्पेक्ट्रम है इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और इनकी वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ है वो कंपेरेबल है साइज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? एटमॉस्फेयर में जो है, इनकी वजह से इनको हिंड्रेंस आ जाती है चलने में, तो ये स्कैटर कर जाते हैं, ये स्कैटर कर जाते हैं, डीविएट हो जाते हैं। इस डिस्पर्शन, ये जो स्कैटरिंग की वजह से हमको दिखता है, ये ब्लू लाइट और व्हाइट लाइट, वायलेट लाइट हमको दिख जाती है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है सन की, जब वो पूरा दिन भर हमारे ऊपर आ जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो ये जो ब्लू लाइट है हमारी सेंसिटिव, ये जो कोन्स हैं रेटिना में, ये जो रेटिना है या हमारी आई है, कोन सेल्स जो है रेटिना में, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है किसकी? ब्लू कलर की। ठीक है, तो ये जो ऊपर जाके हमारा सन आ गया, पूरा दिन ऊपर सन है, ये बंदा नीचे है, तो यहां पे स्कैटरिंग हो गई, यहां पे स्कैटरिंग हो गई, ये ब्लू लाइट आ गई, ये फैल रही है, वायलेट भी फैल रही है, फैल रही है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ कंपेरेबल है किसकी? मॉलिक्यूलर साइज, ये जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है एटमॉस्फेयर में उनकी, ये इनको स्कैटर करती है, हिंडर करती है, चलने नहीं दे रही, फैला रही है। जब ये फैल गई तो ऊपर सारा कुछ ब्लू दिखता है। अगर आप एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं, अगर आप एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं तो आपको लगेगा कि ये जो स्काई है ये ब्लैक है, पूरा डार्क, तो ये एटमॉस्फेयर ही है जिसकी वजह से हमें लगता है ऊपर ब्लू स्काई है। वायलेट क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमारी आईज बहुत ही कम सेंसिटिव हैं वायलेट कलर की, वायलेट हमें ज्यादा डिटेक्ट नहीं होता। बॉयज को तो दिखता ही नहीं होगा, उनको बस 2-4 ही कलर्स पता है। समझ आ रही है बात? गर्ल्स को बहुत ज्यादा पता होता है कलर्स के बारे में। ठीक है, वो बहुत ज्यादा कोन्स रखती है अपने रेटिना पे, सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा। समझ आ रही है बात? तो ये ब्लू लाइट, ब्लू स्काई इसलिए दिखता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। तो इसी वजह से अब देखते हैं ये सनसेट और सनरेज रेड क्यों दिखता है। ये जब सनसेट या सनरेज होता है, हॉराइजन बहुत ज्यादा दूर होता है अर्थ से, अर्थ एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा दूर होता है। जब भी ये अर्थ एटमॉस्फेयर की तरफ लाइट रेज आती है वो पहले ही स्कैटर कर जाती है, वो ब्लू, वायलेट, इंडिगो जो भी है पहले ही बहुत ज्यादा स्कैटर होके खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत दूर से आना पड़ता है ना लाइट को, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तब जाके हमें पता चलता है कि ये जो रेड लाइट है, रेड फ्रीक्वेंसी है, ये लीस्ट स्कैटर हो जाती है। ये लीस्ट स्कैटर होती हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही कम स्कैटर हो जाती हैं। अगर ये बहुत ही कम स्कैटर हो गई तो हम तक पहुंच ही जाएंगी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? रीजन क्या है, हमें क्यों रेड दिखता है सनसेट और सनरेज पे रेड सन? यही वजह है कि स्कैटरिंग रेड लाइट की रेड फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है और ब्लू, वायलेट, इंडिगो इसकी बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होती है। तभी जाके जब सन हमारे ऊपर होता है पूरे दिन
तो हमें दिखता है ब्लू स्काई। एक्चुअल में जो ब्लू फ्रीक्वेंसीज है वो ज्यादा स्कैटर हो जाती है, वायलेट भी बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाती है। समझ आ रही है बात? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यही बात लिखी है, द लाइट दैट रीच आवर आईज इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, दिस गिव्स राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। वही वाली बात जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर रखी है। समझ आ रही है बात? इसके बाद क्या है? क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन, ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू, अपनी फोकल लेंथ को एडॉप्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। हमारी आई का जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। इस पावर को क्या बोलेंगे? दिस इज ड्यू टू एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। यही हमने पढ़ा था, पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से ही ना, इट्स द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू अडॉप्ट, टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर द कंडीशंस। अगर दूर दिख रहा है, दूर देखना है, तब जाके फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर नजदीक वाला देखना है, तब जाके फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ रही है बात? ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, ये आपको पता होना चाहिए। कहां पे बना रहा है? कॉर्निया पे? नहीं सर, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, प्रोटेक्टिव कवर है, और रिफ्रैक्शन हो जाती है इस वाले कवर पे। आइरिस है? नहीं सर, ये साइज ऑफ द पुपिल चेंज करता है, और आई कलर जो होता है हमारा वो इस आइरिस की वजह से होता है। पुपिल है गेटवे टू द लाइट रेज, गेटवे टू द लाइट रेज, और ये रेटिना यहां पे, ये तीनों नहीं है, ये वाला है, रेटिना पे ही इमेज बना रहा है। और कैसी इमेज? इन्वर्टेड। ये भी याद रखना है आपको। ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको याद रहना चाहिए जो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था, लाइट, जो बहुत ही लंबा चला था, ठीक है? तो वहां पे हमने पढ़ा था जो कॉन्वेक्स लेंस है हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस वो इन्वर्टेड इमेज ही बना रहा है। समझ आ रही है बात? मोस्ट ऑफ द केसेस, मैंने हर केस की बात नहीं की, ये याद रखना। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन फॉर ए यंग आई, यंग एडल्ट आई। तो नॉर्मल आई जो होती है एक एडल्ट की, उसकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, सबसे नजदीक तक अगर हम ऑब्जेक्ट ला रहे हैं, डिस्टिंग्विश कहां तक कर सकता है, नॉर्मल कहां तक देख सकता है, जहां तक उसको ब्लर नहीं दिख रहा। कितना है? 25 मीटर्स? नहीं सर। 2.5 सेंटीमीटर्स? ये भी नहीं है। 25 सेंटीमीटर्स। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, किस चीज की, कौन से पार्ट की एक्शन जरूरी है कि फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाए, अडॉप्ट कर पाए? सीलरी मसल्स वो है ना, सीलरी मसल्स ही वो मसल्स है जिसकी वजह से फोकल लेंथ चेंज होती रहती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, दो कंडीशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो फोकल लेंथ कम है, अगर ये रिलैक्स्ड है तो फोकल लेंथ बहुत ही ज्यादा है या ज्यादा है। समझ आ रही है बात? तो ये सीलरी मसल्स का ही काम है। समझ आ रही है बात? तो ये रहा आपका सेकंड चैप्टर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आपने जो भी कहा था पिछले चैप्टर में उसको रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश की गई है, और हम सराहते हैं उन बच्चों को जो गौर से देखते हैं, ठीक है? तो अगर आपको फिर से कोई कंफ्यूजन दिख रहा है, आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप पूछ लीजिएगा, उसको भी रेक्टिफाई किया जाए। हम बहुत ही खुश हो जाते हैं अगर कोई बच्चा डाउट पूछता है, ठीक है? समझ आ रही है बात? तो हम उम्मीद करते हैं आप अपने डाउट्स हमारे पास लाएंगे। हम हैं यहां पे आपके लिए, जेके बॉस वाला की पूरी टीम आपके हर किसी डाउट को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।